हाय फ्रेंड, पास में भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, आपको कैसे एक अच्छा म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए। और आज की वीडियो भी म्यूचुअल फंड के ऊपर ही होने वाली है और आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। इंडिया में बहुत अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स हैं और सेबी ने 5 कैटेगरी में इस म्यूचुअल फंड को डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला है आपका इक्विटी फंड, सेकंड है डेट फंड, तीसरा है आपका हाइब्रिड फंड, चौथा है सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड एंड फिफ्थ है आपका अदर फंड। हर 6 मंथ में कंपनीज की लिस्ट निकलती है, जिसके बेसिस पे लार्ज कैप, मीडियम कैप और स्मॉल कैप कंपनीज का क्लासिफिकेशन होता है। जो टॉप की 100 कंपनीज होती है उसे हम लार्ज कैप कहते हैं। जो 101 से 250 की जो कंपनी होती है उसे हम मीडियम कैप कहते हैं। और 250 की जो भी कंपनी उसके नीचे क्लासीफाई होती है उसे हम स्मॉल कैप कंपनीज कहते हैं। इसके अलावा हमने इस पूरे वीडियो में क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड के बारे में डिस्कस किया है। और ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्या होता है ये मैंने अपनी पास की वीडियोस में भी आपको बताया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। पहला टाइप है इक्विटी फंड का। इसके अंदर 11 टाइप्स के फंड हैं। उसमें सबसे पहला है आपका मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड एक ओपन एंडेड फंड है, जिसमें जो असेट मैनेजर होता है वो आपके स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मीडियम कैप में पैसे डालता है। मिनिमम 65% आपको इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड फंड में पैसे डालने होते हैं। इक्विटी का सेकेंड टाइप है लार्ज कैप फंड। ये एक ओपन एंडेड फंड होता है और इसमें असेट मैनेजर अराउंड 80% से ज़्यादा पैसा आपका लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। थर्ड टाइप है लार्ज कैप एंड मीडियम कैप फंड। इसमें ये एक ओपन एंडेड फंड है और इसमें जो असेट मैनेजर होता है वो मिनिमम 35% मीडियम कैप एंड 35% लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। फोर्थ है आपका मिड कैप फंड। तो जो इसमें एसेट मैनेजर होता है वो 65% जो पैसे होता है वो अपने मिड कैप कंपनीज में रखता है और ये एक तरीके का ओपन एंडेड फंड है। फिफ्थ टाइप है आपका स्मॉल कैप फंड। तो जैसा मिड कैप फंड होता है उसी के जैसा स्मॉल कैप फंड भी होता है, मगर इसमें जो एसेट मैनेजर होता है वो अराउंड 65% स्मॉल कैप कंपनीज में पैसे लगाता है। सिक्स टाइप का है आपका डिविडेंड यील्ड फंड। तो इसके अंदर मिनिमम 65% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड फंड्स में पैसे लगाते हैं और एक तरीके का ओपन एंडेड फंड है। मगर इसमें जो आपका असेट मैनेजर होता है वो डिविडेंड, जो कंपनी डिविडेंड देती है वो उस टाइप के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करता है और उसी में अपने पैसे लगाता है। सेवेंथ है आपका वैल्यू फंड। तो वैल्यू फंड में भी सेम 65% आपका मिनिमम इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड फंड में रखना चाहिए। ओपन एंडेड फंड होती है, मगर इसमें वैल्यू स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जाता है, जिसमें असेट मैनेजर आपका अंडर परफॉर्म कंपनी, जो कंपनी का पी बहुत कम है, वो जो सेक्टर्स इमर्जिंग सेक्टर होने वाले हैं और फ्यूचर में रैपिड ग्रोथ दिखाने वाले हैं वैसे स्टॉक आइडेंटिफाई करता है और उसमें अपने पैसे लगाता है। एक टाइप है कॉन्ट्रा फंड। तो इसमें ये भी एक ओपन एंडेड फंड होता है और इसमें मिनिमम 65% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में पैसे लगाते हैं। मगर इसमें जो व्यू होता है असेट मैनेजर का वो कॉन्ट्रेरियन होता है। मतलब जो भी अगेंस्ट ट्रेंड जो भी स्टॉक्स रहते हैं उसमें पैसे लगाते हैं। मैं जैसे आपको बताता हूँ कि 2019 से पहले फार्मा इंडस्ट्री डाउन ट्रेंड पे थी, तो ये उस समय उस फार्मा इंडस्ट्री में पैसे लगा रहे थे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो एसेट मैनेजर होता है उस पर्टिकुलर फंड का ग्रोथ और कॉन्ट्रेरियन व्यू एक साथ नहीं हो सकता। अगर वो अलग अलग फंड मैनेज कर रहा है तो उस फंड पे वो कॉन्ट्रेरियन और एक फंड में कॉन्ट्रेरियन और दूसरे में वो वैल्यू रिलेटेड हो सकता है, मगर एक साथ वैल्यू और कॉन्ट्रेरियन नहीं हो सकता। नाइन्थ है आपका फोकस फंड। जो इसमें एसेट मैनेजर होता है वो मैक्सिमम 30 स्टॉक्स में अपने पैसे डाल सकता है और वो एक पर्टिकुलर सेक्टर्स में ही पैसे डालते हैं और इसके अंदर मिनिमम 65% आपको इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड फंड में डालनी पड़ती है और ये एक ओपन एंडेड फंड है। जो आपका 10th टाइप है वो है आपका थीमेटिक फंड। तो इसके अंदर जो एसेट मैनेजर होता है वो एक थीम को फॉलो करता है और मिनिमम 80% उस थीम के रिलेटेड स्टॉक्स में ही अपने पैसे डालता है। आपका जो 11th है वो ELSS है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। तो इसके अंदर मिनिमम 80% वो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड फंड में डालते हैं, मगर इसमें 3 ईयर का लॉकिंग पीरियड होता है और इसमें आपको ATC के अंडर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो हाँ, यहाँ पर हमारा इक्विटी रिलेटेड फंड खत्म होता है। सेकेंड टाइप है डेट फंड और उसको हम डिस्कस करेंगे। डेट फंड के 16 टाइप्स है। उसमें सबसे पहला है ओवरनाइट फंड।
ये ओपन एंडेड फंड होता है और जो इसमें एसेट मैनेजर होता है वो वैसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा रखता है जिसकी मैच्योरिटी 1 दिन से कम होती है। सेकंड है आपका लिक्विड फंड। तो ओपन एंडेड फंड होता है ये भी, और इसमें जो एसेट मैनेजर होता है वो डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसे डालता है जिसकी मैच्योरिटी 91 डेज से कम होती है। थर्ड है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन। इसके अंदर जो आपका एसेट मैनेजर होता है वो डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में पैसे लगाता है और वो मैकॉले ड्यूरेशन को के बेसिस पे पोर्टफोलियो डिज़ाइन करता है। और जो आपका वो जो डेट फंड में पैसे लगाता है उसकी मैच्योरिटी 3 से 6 मंथ के अंदर होनी चाहिए। तो मैकॉले ड्यूरेशन क्या होता है? तो सिंपल टर्म में हम मैकॉले ड्यूरेशन को ये बोल सकते हैं कि कितने टाइम में आपका कैश फ्लो, जिसमें आपका इंटरेस्ट और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको वापस मिलता है, उसे हम मैकॉले ड्यूरेशन कहते हैं। और इसका एक एडवांस लेवल में मॉडिफाइड ड्यूरेशन होता है। ये दोनों ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड टर्म है। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। फोर्थ है लो ड्यूरेशन फंड। तो ये ओपन एंडेड फंड होता है और जो आपका एसेट मैनेजर होता है वो मैकॉले ड्यूरेशन को ही फॉलो करता है और वैसे सिक्योरिटीज में पैसे रखता है जिसकी मैच्योरिटी 6 से 12 मंथ की होती है। फिफ्थ है आपका मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। तो इसमें क्या होता है, जो एसेट मैनेजर होता है वो ऐसे फंड में पैसे लगाता है जिसकी मैच्योरिटी 1 ईयर से कम होती है और ये भी एक तरीके का ओपन एंडेड फंड होता है। आपका 6, 7, 8 और 9 है जिसमें आपका शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन आता है, मीडियम टर्म ड्यूरेशन आता है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन आता है और लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन आता है। तो ये सब के सब ओपन एंडेड फंड होते हैं, डेट फंड में अपने पैसे लगाते हैं और मैकॉले ड्यूरेशंस को के बेसिस पे ही पोर्टफोलियो डिज़ाइन होता है। और जो आपका शॉर्ट टर्म होता है उसका जो फंड में वो पैसे लगाते हैं उसकी मैच्योरिटी अराउंड 1 to 3 ईयर्स होती है। मीडियम टर्म्स की मीडियम ड्यूरेशन के 3 से 4 ईयर्स तक के होते हैं। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के 4 ईयर्स से 7 ईयर्स तक होते हैं। और आपका जो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन फंड होता है उसकी मैच्योरिटी 7 ईयर्स से जो ज़्यादा मैच्योरिटीज़ के फंड होते हैं उसमें इन्वेस्ट होते हैं। 10th है आपका डायनेमिक फंड। तो ये भी एक ओपन एंडेड फंड होता है और इसमें जो एसेट मैनेजर होता है वो डिफरेंट ड्यूरेशंस पे अपने पैसे लगाता है जो हमने अभी डिस्कस किए उसमें से, जिसमें आपका हो जाता है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, लो ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन, मीडियम ड्यूरेशन, मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन एंड लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में पैसे लगाते हैं। 11th है आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड। तो इसमें जो एसेट मैनेजर होता है उसे मिनिमम 80% हाई कॉर्पोरेट रेटिंग बॉन्ड्स में पैसे लगाने पड़ते हैं और ये ओपन एंडेड फंड होता है। तो हाई कॉर्पोरेट रेटिंग बॉन्ड्स क्या होती हैं? तो हर एक कंपनीज के बॉन्ड की रेटिंग प्रोवाइड की जाती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के थ्रू। तो वो रेटिंग प्रोवाइड करते हैं AAA, AA, BBB, BBB एंड सेम C एंड D के लिए भी होता है। और इसमें जो आपके BB के जो नीचे के रेटिंग होती है वो इन्वेस्टमेंट क्लास रिलेटेड नहीं होती है, तो हाईली रिस्की फंड्स होते हैं। मगर जो आपका कॉर्पोरेट फंड, जो आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड होता है वो AA एंड AAA में ही अपने पैसे लगाते हैं। 12th है आपका क्रेडिट रिस्क फंड। तो इसके अंदर जो एसेट मैनेजर होता है वो मिनिमम 65% जो बिलो हाई रेटेड फंड होते हैं जिसमें आपका AA के जो भी नीचे फंड्स जो क्रेडिट रेटिंग होती है उसमें पैसे लगाता है। और इसमें क्रेडिट रिस्क का एक रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। 13th है आपका बैंक एंड PSU फंड। तो इसके अंदर जो एसेट मैनेजर होता है वो मेनली अपना 80% जो एसेट एलोकेशन होता है वो मेनली बैंक्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स रिलेटेड बॉन्ड्स में ही डालता है। आपका जो 14 टाइप्स का जो डेट फंड है वो है गिल्ड फंड। तो इसके अंदर जो एसेट मैनेजर होता है वो 80% अपना एसेट एलोकेशन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डालता है। 16th है आपका फ्लोटर फंड। तो ओपन एंडेड फंड होता है और इसके अंदर जो आपका एसेट मैनेजर होता है वो मिनिमम 65% उस डेब्ट्स में पैसे रखता है जिसका इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होता रहता है। तो डेब्ट सिक्योरिटीज़ 2 टाइप्स में हम क्लासीफाई करते हैं, एक है फिक्स इंटरेस्ट रेट और सेकंड है फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट या उसको हम फ्लोटर इंटरेस्ट रेट भी बोलते हैं। तो फिक्स इंटरेस्ट रेट में आपके मैच्योरिटी तक आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलेगा।
एंड जो आपका फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होता है उसका इंटरेस्ट रेट एक बेंचमार्क के बेसिस पे डिराइव किया रहता है और वो बेंचमार्क का वैल्यू फ्लक्चुएट होता रहता है। तो जो फ्लोटर फंड्स होता है उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो इसी एक कोई बेंचमार्क के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा डेट रिलेटेड फंड्स ख़त्म होता है। थर्ड टाइप से है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हाइब्रिड फंड है। हाइब्रिड फंड में जो आपका असेट मैनेजर होता है वो दोनों में इक्विटी और डेट में पैसे रखता है और इसके 7 टाइप्स होते हैं। इसमें सबसे पहला है कंजर्वेटिव फंड। तो जो इसमें असेट मैनेजर होता है वो कंजर्वेटिव अप्रोच की बेसिस में इन्वेस्ट करता है और मेनली अपने जो पैसे होते हैं वो डेट इंस्ट्रूमेंट में रखता है। अराउंड मिनिमम 75 to 90% ये अपने पैसे डेट में रखता है और इक्विटी में ये अराउंड 10 से 25% अपने पैसे इक्विटी में रखता है। थर्ड है आपका बैलेंस फंड। तो जैसे नाम सजेस्ट करता है बैलेंस फंड, तो इसके अंदर इक्वली मेनली इक्वली डेट और असेट इक्विटी में पैसे जो असेट मैनेजर होता है वो रखता है और उन्हें मिनिमम 40 to 60% डेट में रखना पड़ता है और 40 to 60% अपने पैसे इक्विटी में रखने पड़ते हैं। ये मेनली असेट मैनेजर अपने नॉलेज के बेसिस में पैसे रखता जो नॉलेज के बेसिस में वो इक्विटी और डेट में जो असेट होता है वो एलोकेशन करता है। थर्ड है आपका एग्रेसिव फंड, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। तो इसके अंदर जो असेट मैनेजर होता है वो मेनली अपने पैसे इक्विटी रिलेटेड फंड में रखता है और अराउंड 75% अपने इक्विटी रिलेटेड फंड में रखता है और 25% अपने पैसे डेट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में रखता है। फोर्थ है आपका डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड। तो इसके अंदर जो आपका एसेट एलोकेशन होता है वो मार्केट की कंडीशन के बेसिस पे चेंज होता रहता है और ओपन एंडेड फंड होता है एक तरीके का। फिफ्थ है आपका मल्टीपल एसेट एलोकेशन फंड। तो इसके अंदर जो एसेट मैनेजर होता है वो डिफरेंट एसेट क्लासेस में अपने पैसे रखता है और इसे मिनिमम 10% तो एक एसेट क्लास में अपने पैसे रखने पड़ेंगे। सिक्स्थ है आपका आर्बिट्राज फंड। तो ओपन एंडेड फंड होता है और जो आपका एसेट मैनेजर होता है वो मेनली फोकस करता है आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ में। 65% मिनिमम इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में पैसे रखने पड़ते हैं इन्हें। तो ये आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ क्या होता है, तो इसके अंदर ये बेसिकली जो मिस प्राइसिंग होता है उसको फाइंड करते हैं और उसमें एक रिस्क फ्री रिटर्न जनरेट करते हैं। जैसे एग्जांपल के मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। रिलायंस NSE में भी लिस्टेड है और BSE में भी लिस्टेड है और NSE में उसका रेट 90 दिखा रहा है और BSE में इसका रेट 100 दिखा रहा है। तो इसमें बेसिक फाइनेंस का नॉलेज अप्लाई होता है कि हमें सस्ते में ख़रीदना है और उसे महंगे में बेचना है। तो वो क्या करते हैं, 90 रुपीज़ में वो स्टॉक को ख़रीदते हैं BSE से और उसको 100 रुपीज़ में NSE में जाके बेच देते हैं और जो इसमें जो 10% का जो 10 रुपीज़ का उनने जो रेवेन्यू जनरेट किया है वो उनका एक रिस्क फ्री रिटर्न हो जाता है। इसमें 7th टाइप है इक्विटी सेविंग फंड। तो ये क्या करता है, आपका डेट में इक्विटी में आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ में पैसे अलॉट करता है जिसमें मिनिमम 65% इक्विटी में रखना है, 10% मिनिमम डेट में रखना है और बाकी का पैसा ये हेज रिलेटेड यूज़ करते हैं। हेज बेसिकली एक तरीके से आपके रिस्क को कवर करके देता है। जैसे आप इंश्योरेंस लेते हो वैसे ही एक तरीके का टेक्निक होता है जो कंपनी यूज़ करती है अपने रिस्क को कम करने के लिए। इधर हमारा हाइब्रिड फंड ख़त्म होते हैं और हम सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड के बारे में समझेंगे। तो सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड एक पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए बनाया जाता है। मतलब चाइल्ड की एजुकेशन के लिए अगर आपने कुछ सेविंग करना चाहते हो या फिर आप रिटायरमेंट के बाद अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए आप अपने फ़ंड बचाना चाहते हो तो उसके लिए आपका सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड होता है। सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड के 2 टाइप होते हैं, चाइल्ड फंड और दूसरा है आपका रिटायरमेंट फंड। तो ये दोनों के दोनों ओपन एंडेड फंड होते हैं। मिनिमम लॉक इन पीरियड दोनों में 5 ईयर होता है। चाइल्ड फंड आप इसलिए लेते हो कि आप चाहते हो कि अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए आप अभी से सेव करें। रिटायरमेंट फंड आप लेते हो कि आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग अभी से कर रहे हो। तो चाइल्ड प्लान
जैसे ही आप चाइल्ड छोटे से बड़े हो जाते हो, मेजर में कन्वर्ट हो जाते हो, आप उस फंड को निकाल सकते हो, या फिर आप रिटायरमेंट फंड आप बेसिकली आपके रिटायरमेंट एज के बाद आप यूज़ करते हो। फिफ्थ टाइप है आपका अदर्स का। अदर्स में फर्स्ट है आपका ETF। ETF का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो जैसे आपका स्टॉक ट्रेड होता है वैसे ही ये म्यूचुअल फंड भी ट्रेड होते हैं। इसमें वो इंडेक्स की पूरी रेप्लिका बनाते हैं, और जितना इंडेक्स में उस कंपनी का वेट होगा उसी बेसिस में उस ETF में भी उस कंपनी का उतना ही वेट वो रखते हैं। और मिनिमम 95% ये इंडेक्स रिलेटेड फंड में ही पैसे रखते हैं। और इसका सेकेंड टाइप है आपका फंडो फंड, FOF बोलते हैं हम उसे। तो इसमें क्या करता है, एक फंड दूसरे फंड में पैसे लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, जैसे अगर मुझे US की कंपनीज़ में पैसे लगाने हैं तो मैं यहाँ से डायरेक्टली नहीं लगा सकता। तो इसमें क्या करेंगे, मैं एक म्यूचुअल फंड में पैसे लगाऊंगा जो US के म्यूचुअल फंड की कंपनीज़ में पैसे लगाती होंगी, और इनडायरेक्टली मैं उस स्टॉक्स में अपनी ओनरशिप बना सकता हूँ। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या क्या टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। और क्योंकि रिसेंट टाइम में हमने देखा है कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड डिफ़ॉल्ट्स कर रही हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू ड्यूरेशन फंड्स एंड अदर। तो इस वीडियो से मैं बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास क्या क्या टाइप्स के म्यूचुअल फंड हैं, उसका क्या मतलब होता है, और आप ये टाइप के इस सारे म्यूचुअल फंड को समझिए और उसके बाद ही अपने पैसे लगाइए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। एंड तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड। मिलता हूँ नेक्स्ट वीक। ओके बाय।